दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी चालू करूं उससे पहले, कल होली थी और आशा करता हूँ आपकी होली अच्छी मनी होगी और होली का त्योहार, रंगों से भरपूर त्योहार आपने खुशियों से मनाया होगा। अब आज की कहानी पर आते हैं। बात है 1971 की। 1971 अमेरिका में एक ऐसा केस हुआ जिसको एक मर्डर और उसका कातिल 54 साल तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। अब 1971 में एक महिला 19 जुलाई 1971 को मृत पाई जाती है। पुलिस उसकी खूब इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। कई कई टीमें लगाई जाती हैं, फॉरेंसिक जांच, सारे टीमें, कई कई टीम लग गई और डॉक्टर्स, लेकिन उसके कातिल का कोई पता नहीं लगाया जा सका। जांच चलती रही, कई कई बार, कई कई फेजेस में जांच हुई और जब जांच आगे बढ़ती गई और कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस भी ढीली पड़ गई। दोस्तों सोचिए, इस केस का खुलासा 54 साल बाद हुआ। अमेरिका में कितनी स्ट्रिक्ट पुलिस है जो एक केस के पीछे लग गई और केस को सॉल्व करके ही दम लिया। अब हम बात करते हैं कहानी की। कहानी सॉल्व ऐसे हुई, जब पुलिस को लाश मिली तो पुलिस ने सारे जो सबूत थे वो रिजर्व कर लिए। जो लाश मिली उसका डीएनए रिजर्व किया गया, उसके कपड़े और सारे सबूत जो वहां पर मिले, उसके साथ उनको एक मिला था वहां पर सिगरेट का जो लास्ट में बचता है खोल, वो वो भी सबूतों में रखा हुआ था। अब 19 जुलाई 1971 में एक लाश मिलती है और लड़की की नाम होता है उसका रीटा। रीटा एक बहुत अच्छे घर की लड़की थी और अभी कुछ दिन पहले 2022-23 में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसमें रीटा की बहन भी होती है और वो सारे सबूत दिखाए जाते हैं और कातिल का नाम बताया जाता है। बोरमैन इलाका होता है अमेरिका का। तो जो रीटा थी वो एक अच्छे घर की बढ़िया फैमिली, अच्छी रईस फैमिली से बिलोंग करती थी। बोरमैन में वो पहले पढ़ी हुई थी, पढ़ाई करके जा चुकी थी, लेकिन वो अपने माता पिता को छोड़कर बोरमैन दोबारा वापस आती है, बोरमैन सिटी। वहां आकर वो एक टीचर की नौकरी करती है और टीचर के साथ साथ वो एक पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी एक मोटल में। अब वो जॉब कर रही थी तो बोरमैन में वो एक फ्लैट लेती है रेंट पर और उस फ्लैट में उसके साथ 3 कलीग्स और होते हैं, 3 लड़की, जिसको ना तो रीटा जानती थी अच्छी तरह और ना ही वो रीटा को जानती थी। अभी आपस में बढ़िया जिंदगी काट रही थी, रह रहे थे। रीटा की भी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बढ़िया अपना टाइम पास हो रहा था। लेकिन 19 जुलाई 1971 को रीटा की तीनों कलीग्स पार्टी के लिए बाहर जाती है और वो पार्टी करके आती हैं। जब रात में वो पार्टी करके आती हैं, दरवाजा खोलती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। अब वो पुलिस का नंबर डायल करती हैं, पुलिस बुलाती है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई जाती है, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। शर्ट, जो उसके पास कपड़े होते हैं, जो वहां पर छोटे छोटे सबूत मिले, वो सारे इकट्ठे किए जाते हैं। अब पुलिस जांच में लग जाती है, क्योंकि 1971 में ना तो सेल फोन हुआ करते थे और ना ही सीसीटीवी कैमरे। तो पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत थे नहीं जिनसे क्लियर हो सके कि कातिल था कौन। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में 13 व्यक्ति ऐसे जिन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और सारी पूछताछ
होते 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 13 के 13 जो आरोपी बनाए जाते हैं शक के आधार पर, वो सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिए जाते हैं। ये 1971 की घटना थी और बार बार इस केस की इंक्वायरी होती रही। बोरमैन का इलाका 1971 का सबसे शांत इलाका था। वहां पर कोई ऐसी घटना होती नहीं थी, लोग बड़े शांत रहते, कोई डर था नहीं। लेकिन इस केस के बाद वहां पर इतना डर फैल गया कि लोग डरने लगे। एक ये भी कारण था कि इस केस को सुलझाने का बहुत बड़ा दबाव था बोरमैन पुलिस के ऊपर। अब बोरमैन की पुलिस बार बार इस केस को सुलझाती, लेकिन 1971 से 72-73 करते करते 2018 आ गया। करीब करीब 50-51 साल हो गए, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं लगाया जा सका। अब 2018 एक अफसर आता है और एक मीटिंग होती है बोरमैन थानों में, और देखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जिन्हें पुलिस सॉल्व नहीं करवाई आज तक, और वो केस हमारे ऊपर धब्बा बने हुए हैं। तभी उन केस में ये फाइल आती है रीटा मर्डर केस की। 1971 का केस अब 2018 में जो तकनीक थी वो भी बढ़ चुकी थी। डीएनए तकनीक आ गई थी, फॉरेंसिक की अलग अलग मशीनें आ चुकी थी, अलग अलग तरीके से जांच हो सकती थी। तो जो सारे सबूत थे वो इकट्ठे किए हुए थे पुलिस के द्वारा, वो सारे सबूत दोबारा से फॉरेंसिक भेजे जाते हैं। उसी में एक सिगरेट का पीछे बचने वाला जो पार्ट होता है वो भी होता है, वो भी भेजा जाता है डीएनए के लिए। अब जब डीएनए आता है तो रिपोर्ट में वो जो डीएनए होता है वो किसी मेल का होता है, मेल पुरुष का। अब पुलिस ये कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो कातिल है कोई आदमी ही हो सकता है। अब जो डीएनए आया, अमेरिका में एक डेटाबेस बनाया जाता है डीएनए का, वहां के व्यक्तियों का, उससे मिलान किया जाता है उस डीएनए का। लेकिन आश्चर्यचकित बात यह थी कि जो डीएनए है वो मिलता नहीं डेटाबेस में, और ये बड़ी चकित करने वाली बात थी। उसके बाद जो कपड़े थे रीटा के वो दोबारा फॉरेंसिक्स भेजे जाते हैं, जांच करवाई जाती है और देखा जाता है कि उस पर कुछ ऐसी चीज हो कि जो डीएनए मिल जाए। तो जब जांच होती है तो उस पर एक और डीएनए मिलता है व्यक्ति का, और वो रीटा के अलावा दूसरा व्यक्ति था। और जब उस डीएनए को डेटाबेस में मिलाया जाता है तो डीएनए मिल जाता है एक व्यक्ति से, और उसका नाम होता है विलियम ड्यूरो। अब पुलिस विलियम ड्यूरो की तलाश में, पुलिस सारे सबूत खंगालती है, देखती है, चेक करती है। तो विलियम ड्यूरो का पता लगता है कि ये पहले भी थोड़े बहुत क्राइम में इन्वॉल्व था और पहले भी किसी के चाकू से हमला कर चुका था। अब पुलिस पहुंचती है विलियम ड्यूरो के आसपास और उसे पता लगता है कि 1971 में ही विलियम ड्यूरो ने एक शादी की। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती करती पहुंचती है उस महिला के पास जिसने विलियम ड्यूरो से शादी की थी। अब एक कहानी विलियम ड्यूरो की पत्नी बताती है। उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था और तुम्हारी ऐसे ऐसे 1971 में उससे शादी हुई। तो महिला बताती है कि हाँ, हमारी शादी हुई थी, और ये जो केस हुआ ये 9 जुलाई को, और जून में उनकी शादी हुई, करीब करीब 15-20 दिन पहले। जो ये केस हुआ उससे 15-20 दिन पहले। अब वो बताती है कि 9 जुलाई को मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई किसी वजह से, और जो मेरे हस्बैंड थे वो लड़कर रात में चले जाते हैं कहीं बाहर।
पूरी रात वो आते नहीं। एक और बात थी कि जो विलियम ड्यूरो था उस समय जो रीटा थी उसके थोड़ी दूर पर ही रह रहा था अपनी पत्नी के साथ रेंट पर, लेकिन बाद में वो पत्नी उसकी कहीं और मिलती है और विलियम ड्यूरो का कोई अता पता था ही नहीं। तो महिला बताती है कि 9 जुलाई को जब मेरे हस्बैंड लड़कर चले गए तो वो सुबह आए, और सुबह आने के बाद क्योंकि हमारी लड़ाई हुई थी वो चुप लेट गए, लेकिन आकर उन्होंने एक बात मेरे से कही कि देखो यहाँ पर पड़ोस में एक मर्डर हुआ है, और क्योंकि मैं पहले भी थोड़े छोटे मोटे क्राइमों में इन्वॉल्व रहा हूं, तो ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। अगर पुलिस आए किसी जांच में तो यही बोलना कि ये मेरे साथ थे रात को और ये कहीं गए नहीं। रीटा के हस्बैंड थे, वो भरोसा कर लेती है, उसे ऐसा कोई शक भी नहीं था। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है उन 13 लोगों में ये भी था, तो इसकी जो वाइफ होती है वो कह देती है कि ये वो यहाँ थे, मेरे पास थे, तो ये छूट जाता। अब वो महिला बताती है कि जब ये केस हुआ उसके कुछ दिन बाद ही वो में से दूर चले जाते हैं थाईलैंड, और थाईलैंड में जाकर फिर हमारी कभी बात नहीं हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पता लगता है कि हाँ वो सच में थाईलैंड गया था, और थाईलैंड में जाकर वो मोंक बन जाता है। लेकिन 1974 में वो दोबारा यूएस से आता है अपनी दूसरी पत्नी से मिलने के लिए। उसने एक और शादी की हुई थी, और उसके बाद वो दोबारा चला जाता है थाईलैंड और फिर कभी वापस नहीं आता। 1986 करीब 15 साल बाद रीटा मर्डर के इसकी मौत हो जाती है ओवरडोज ड्रग्स के कारण। अब पुलिस को पता लग चुका था कि हम कातिल को कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही सजा पा चुका है, भगवान ने उसे पहले ही सजा दे दी है। अब ये केस क्लोज हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो बोरमैन की पुलिस होती है वो रीटा की बहन को बुलाती है, क्योंकि रीटा के परिवार को एक चीज की बड़ी कामना थी कि रीटा के मर्डर का जो आरोपी है उसका पता लगे। और पुलिस क्योंकि 54 साल बाद केस को सॉल्व करती है, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें रीटा की बहन को बुलाती है, क्योंकि ना तो रीटा जिंदा थी और ना उसका आरोपी। और वो बताती है, सारे सबूत देती है, विलियम ड्यूरो की फोटो भी दिखाई जाती है और कातिल का पता लगाया जाता है। तो ये है दोस्तों अमेरिका की पुलिस, जिसने एक केस को 54 साल बाद भी नहीं छोड़ा, करीब करीब आधा दशक चला गया, और पुलिस ने आरोपी का पता लगाया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया करके लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों फिर हम कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, धन्यवाद।